हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन कर भी लिया था। इससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के विभिन्न प्रकार के नोट्स बना के ट्रिक्स के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड किए हैं। आप उनमें से अध्ययन कर सकते हैं और ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे और मौर्योत्तर काल में शुंग वंश का अध्ययन करेंगे कि मौर्यों के बाद शुंग वंश किस प्रकार आया। शुंग वंश, शुंग वंश इसका शासनकाल था 185 BC से ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व, 75 BC यानी ईसा पूर्व। शुंग वंश, शुंग वंश का शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था। यह मौर्य शासक बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था। इसने अपने राजा पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर गद्दी हत्या ली, मगध पर कब्जा कर लिया और मगध का सम्राट बन बैठा पुष्यमित्र शुंग। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में लिखा है कि बृहद्रथ दुर्बल प्रज्ञा या दुर्बल बुद्धि था, कमजोर मानसिकता का था और इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। यह मौर्यों व बौद्धों का कट्टर दुश्मन था। यह कट्टर ब्राह्मणवादी था, मौर्य व बौद्धों का कट्टर दुश्मन था। इसीलिए दिव्यावदान के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, धनदेव के अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने PM लिखेंगे इसको, P से पुष्य, M से मित्र, PM। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। ये अश्वमेध यज्ञ करवाया। इस बात की जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से मिलती है और इसके अश्वमेध का जो पुरोहित था पतंजलि, और इस बात की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से भी मिलती है। कहा जाता है कि पुष्यमित्र या PM या पुष्यमित्र शुंग बौद्धों का इतना कट्टर दुश्मन था कि इसने साकेत के सभी बौद्ध राजाओं को, सभी बौद्ध शासकों को नष्ट कर दिया। बौद्ध शासकों को मगध की गद्दी पर बैठने के बाद छोटे छोटे बौद्ध शासकों को उसने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया और साकेत को योद्धा विहीन कर और साकेत को इसने नाम दिया अयोध्या, यानी कि जहाँ कोई भी योद्धा शेष ना बचा हो, इसलिए साकेत को इसने नाम दिया अयोध्या। योद्धा विहीन करके बौद्ध शासकों को नष्ट करके पुष्यमित्र शुंग ने इसका नाम अयोध्या रखा या अयोध्या पड़ गया। अयोध्या का अपभ्रंश होके अयोध्या बन गया, अपभ्रंश
अयोध्या बन गया। इस बात की कि पुष्यमित्र शुंग के समय यवन आक्रमण हुआ था, यवन आक्रमण हुए थे और आक्रमण की जानकारी आगे करते हैं। यवन आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के समय मगध पर यवन आक्रमण हुआ था और इस बात की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम से मिलती है, मालविका अग्निमित्रम। ये मालविका अग्निमित्रम जो नाटक है वो पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र और उसकी प्रेमिका मालविका के प्रेम संबंधों के आधार पर लिखा गया कालिदास द्वारा एक नाटक है। कालिदास का मालविका अग्निमित्रम में यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि यवनों ने मध्यमिका पर आक्रमण किया। मध्यमिका यानी कि वर्तमान चित्तौड़, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, मध्यमिका यानी कि चित्तौड़, वर्तमान राजस्थान का चित्तौड़ जिला, यहाँ पर यवनों ने आक्रमण किया। इस बात की जानकारी में मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। पतंजलि का महाभाष्य के अनुसार और गार्गी संहिता से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग वैदिक धर्म को मानता था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की थी। इसका काल वैदिक धर्म का पुनर्जागरण का कहलाता है। जागरण का काल या पुनर्स्थापना का काल कहा जाता है। किसका काल? पुष्यमित्र के शासनकाल में होता, पुष्यमित्र शुंग के काल में। इस बात की जानकारी किससे मिलती है? पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, गार्गी संहिता से मिलती है, कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम से मिलती है। मालविका अग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र और मालविका के बीच में प्रेम संबंध, प्यार की गाथाएं हैं और उनका संकलन करके ये बनाया गया नाटक है। और इसमें यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है कि यवनों ने राजस्थान में मध्यमिका यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास का नाटक है। मालविका अग्निमित्रम अभी बताया था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी था और इसी उत्तराधिकारी अग्निमित्र जो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था इस अग्निमित्र और मालविका नामक एक नायिका से इसका प्रेम संबंधों का जो वर्णन है वो मालविका अग्निमित्रम कालिदास के नाटक में मिलता है। कालिदास के इसी नाटक से हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। इस बात की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र को ओदभिज भी कहा जाता है। ओदभिज भी कहा जाता है और ओदभिज का शाब्दिक अर्थ होता है अचानक से उठने वाला। ओदभिज का अर्थ होता है अचानक से उठने वाला। और यही हुआ था कि पुष्यमित्र शुंग एकदम मौर्य साम्राज्य पर अचानक से गद्दी हत्या लेता है, क्योंकि विशाल मौर्य साम्राज्य और इतने प्रबल साम्राज्य को एकदम एक सेनापति राजा की हत्या करके संपूर्ण साम्राज्य को कब्जा कर लेता है और एकदम शासक बन जाता है और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। इसलिए कहा जा सकता है ओदभिज का मतलब अचानक से उठने वाला होता है। इसी समय मथुरा के पास प्रथम शताब्दी
शताब्दी ईस्वी के लेख से जानकारी मिलती है कि एक विदेशी महिला जिसका नाम तोस है ने मथुरा के समीप वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न सांब और अनिरुद्ध की मूर्तियां स्थापित की थी। मथुरा के पास में एक प्रथम शताब्दी का लेख मिला है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि एक विदेशी महिला जिसका नाम तोस था जिसने वासुदेव संकर्षण सांब अनिरुद्ध और प्रद्युम्न की मूर्तियां स्थापित की थी। और इस बात से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग के समय भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था या भागवत धर्म काल का स्वर्ण काल माना जा सकता है पुष्यमित्र शुंग का काल। इस बात की जानकारी हमें इस लेख से मिलती है इसमें ये जानकारी मिलती है कि विदेशी महिला तोष ने वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तोष सांब और अनिरुद्ध की मूर्तियां स्थापित मथुरा के निकट करवाई थी। आगे चलो। शुंगों की राजधानी कुसुमपुर थी। कुसुमपुर यानी कि पाटलिपुत्र थी। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंगों के समय विदिशा का राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। विदिशा का राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया था। यह वही विदिशा है जहां पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र गवर्नर था या राज्यपाल था। अग्निमित्र गवर्नर था विदिशा में। जो पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हुआ था अग्निमित्र, वह विदिशा का ही राज्यपाल था या गवर्नर था। विदिशा का राजनीतिक व सांस्कृतिक महत्व शुंगों के काल में बढ़ गया था। शुंगों की राजधानी कुसुमपुर थी यानी कि पाटलिपुत्र थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट शुंग काल के नौवें राजा शुंग वंश के नौवें राजा नौवां राजा हुआ था भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में कौन से वर्ष में 14वें वर्ष में तक्षशिला का एक विदेशी जब तक तक्षशिला यानी कि शुंग काल आया था तब तक तक्षशिला विदेशियों के हाथ में यवनों के हाथ में चला गया था। और तक्षशिला का राजा था एंटियालकिड्स था। यानी कि जब शुंग काल आया था या शुंगों के समय तक्षशिला है वो विदेशियों के हाथ में चला गया, यवनों के हाथ में चला गया, जो कभी मौर्य साम्राज्य का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करता था। वो शुंगों के काल में विदेशियों यवनों के हाथ में चला गया। और उसी समय जब शुंग वंश का 9वां राजा भागभद्र हुआ था उसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला का राजा एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोर्स ने गरुड़ स्तंभ बनवाया था। गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। मनुस्मृति लिखी गई थी। शुंग काल में मनुस्मृति लिखी गई थी। मनुस्मृति लिखी गई थी।
ये कानून की किताब है, इसमें कानून है, कुछ कानून है। शुंग काल में मनुस्मृति लिखी गई थी। इसका विकास इसलिए हुआ क्योंकि शुंग काल में संस्कृत का विकास हुआ। संस्कृत का विकास करने वाले थे पतंजलि। पतंजलि के महाभाष्य से जानकारी मिलती है कि इस समय संस्कृत का विकास हुआ, संस्कृत भाषा का विकास हुआ था और मनुस्मृति का विकास हुआ या वर्तमान स्वरूप आया था। मनुस्मृति लिखी गई थी शुंग काल के अंदर। शुंग काल में मनुस्मृति लिखी गई थी, वर्तमान स्वरूप इसका बाद में आया था, लेकिन उस मनुस्मृति के समय संस्कृत का विकास हुआ था, संस्कृत भाषा का विकास हुआ और ये भाषा का विकास की जानकारी हमें पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है। और पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी थी। अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका लिखी थी। एक स्तूप का नाम है कुकुट्टा राम। ये पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना में पाटलिपुत्र। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के कुकुट्टा राम स्तूप का बौद्ध स्तूप था, इस स्तूप को नष्ट करने का असफल प्रयास किया था। शुंग काल में ही स्तूपों में पाषाण का प्रयोग होने लगा। शुंग काल में ही किसी शासक ने सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा निर्मित किया। पाषाणों का प्रयोग कर उसे विस्तृत किया, यानी कि बड़ा किया गया, उसके आकार को बढ़ाया गया। ये शुंग काल में ही हुआ था। शुंग काल में ही बरहुत व बोध गया। लिखिए बरहुत व बोध गया। बोध गया के स्तूपों के तोरण दीवारों का निर्माण हुआ था। तोरण द्वारों का निर्माण हुआ था और इनके तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन किया गया। इसमें लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में अंकन किया गया। लोक कल्याण से संबंधित विभिन्न चित्र इसमें बनाए गए। जातक कथाओं का अंकन किया गया। जातक कथाओं का अंकन किया गया। और इसी समय शुंग काल में ही बुद्ध लोक कलाओं से संबंधित बुद्ध के चित्र का निर्माण हुआ, या बुद्ध के मानव मूर्ति, बुद्ध के चित्र मानव के रूप में बुद्ध के चित्र का प्रयोग हुआ या बनाए गए थे। शुंग काल के अंदर ही बुद्ध के चित्र बने थे। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के चित्र मानव के रूप प्रदर्शित किया गया था। सांची के स्तूप में दो अन्य स्तूप भी थे। सांची के स्तूप में दो अन्य स्तूप थे। इसको बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे। दो अन्य स्तूप थे। एक दूसरे स्तूप में जो दूसरा था, यानी कि एक तो मुख्य स्तूप था, दूसरा स्तूप और तीसरा स्तूप। सांची का मुख्य स्तूप था, उसके बाद दूसरा और तीसरा स्तूप। दूसरे स्तूप के अंदर अशोक महान के समय बौद्ध धर्म के जो प्रचारक थे या संघ के या धम्म के जो प्रचारक थे, उनके अस्थि विशेष है। उनके अस्थि अवशेष है। और तीसरा जो सांची का स्तूप था, दो अन्य स्तूपों में जो तीसरा सांची का स्तूप था, इसमें गौतम बुद्ध के शिष्य यानी कि महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे सारीपुत्र और महामोदगलायन के अस्थि अवशेष है। ये सब शुंग काल में ही हुआ था।
अब मुख्य बात, शुंग काल का अंतिम शासक, शुंग काल का अंतिम शासक, और शुंग काल का अंतिम शासक था देवभूति। अंतिम शासक था देवभूति। और देवभूति की हत्या जिस प्रकार पुष्यमित्र ने अपने राजा वृद्धृत की हत्या की थी, पुष्यमित्र वृद्धृत का सेनापति था, उसी प्रकार पुष्यमित्र के या शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का सेनापति वासुदेव कण्व ने, जो देवभूति का सेनापति था, वासुदेव कण्व ने देवभूति को मारकर या हत्या कर शुंग वंश को नष्ट करके कण्व वंश की स्थापना कर दी और मगध का शासक बन गया। धन्यवाद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम कण्व वंश और उसके आगे सातवाहन वंश का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।